हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आरएस की स्टेबिलिटी को असाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेजोनेंस का। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब ऑर्डर निकाल रहे होते हैं तो वहाँ ऑर्डर में कई बार जो है आंसर ऊपर नीचे हो जाता है और फिर हमारा आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है। और जब ये ऑर्डर्स गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि भाई किस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा आंसर तो मैच कर जाता है बट प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मैच नहीं करता। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको किस तरीके से आरएस की स्टेबिलिटी को असाइन करना होता है। ट्रिक्स बहुत सारी हैं इसके लिए, हम ट्रिक्स पर भी जा सकते हैं, ट्रिक्स से भी आंसर इसके आ सकते हैं, लेकिन हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ इसको देखेंगे। क्लियर है? एंड लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करी है तो प्लीज़ आप पहले लास्ट क्लास को अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो एक्सप्लेन करे हैं कि किस तरीके से 25 एग्जाम्पल्स हम लोग पूरा कवर हम लोगों ने किया था कि 25 स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका हमें आरएस ड्रॉ करना है। अब वो जो आरएस हम लोगों ने ड्रॉ करी थी तो उसमें मैंने आपको बताया यह भी था कि किस तरीके से हम मेथड्स को यूज़ करके, शॉर्ट मेथड्स को यूज़ करके, सिंपल ऑब्जर्वेशंस को देख करके आरएस जो है वो बना सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख के आएँ, उसी के बाद इसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज़ ये कोई भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपके लिए। सो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या हैं। हमें रूल्स पता होना चाहिए, है ना। बिना रूल्स तो हम इसको नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 1 अगर हम देखें, देखो इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, हम जल्दबाजी करने के चक्कर में हम रूल्स को ही जो है वो अच्छे से प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, रूल्स को ही अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। किस रूल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, किस रूल की प्रायोरिटी कम होती है, वो हम नहीं देखते। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक रूल्स हम लोगों ने पकड़ रखा होता है कि नेगेटिव पर, मतलब नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कम स्टेबल होता है, और इसी के चक्कर में बहुत सारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अब आप लोग रूल्स को ध्यान से समझेंगे। रूल्स क्या होते हैं, सीक्वेंस वाइज इनको फॉलो करेंगे, और जब भी सॉल्व करें क्वेश्चंस को, स्टार्टिंग में ये हैबिट ज़रूर बना लें कि हम रूल्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे। हम पहले ये फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रूल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर जो भी जैसे जैसे आंसर नहीं आते हैं हम रूल्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है? सो बहुत सिंपल है फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल बेस्ड होता है ऑक्टेट बेस्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑक्टेट रूल इसको बोल सकते हो, ऑक्टेट, सही है। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसी आरएस जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं वो मोर स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये ऑक्टेट बेस्ड है। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं, सो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, RS having all atom with complete octet is more stable। तो ऐसी RS जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट अगर कंप्लीट है, तो वो जो RS होती है वो ज़्यादा स्टेबल RS होती है एज कंपेयर टू ऐसी RS जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सही है? तो देखिए ध्यान से किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल बहुत सिंपल सा है। सपोज करो कि हमारे पास में कुछ इस तरीके का CH2+ है और यहाँ एक फ्लोरीन है। ये एक आपको स्ट्रक्चर दी गई है और आपको इसका सेकंड RS जो है वो ड्रॉ करना है। ये खुद ब खुद एक RS है, आपको क्लियर होना चाहिए अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी है। सही है? तो देखिए ये वाली जो RS है, आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्लोरीन के पास में लोन पेयर है, एंड ये लोन पेयर और इस पॉजिटिव के साथ में ये कॉन्जुगेटेड है और ये कॉन्जुगेटेड है। तो आपको क्लियर है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, बेसिकली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो पॉजिटिव है इस फ्लोरीन पे आ जाएगा। सो CH2 डबल बॉन्ड F पे आ जाएगा आपके पास में पॉजिटिव चार्ज। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन को अगर दे दिया जाए तो मैक्सिमम लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग इसको सॉल्व कर देंगे और आपसे बोला जाएगा कि जब RS की स्टेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड, तो किसकी RS की ज़्यादा स्टेबल होगी, हम बहुत जल्दी क्या करते हैं बिना सोचे समझे कि सर देखो फ्लोरीन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है और आंसर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? तो इम्पॉर्टेंट है, चीज़ों को ध्यान से समझ में आना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए।
सो देखें ध्यान से, अगर मैं इसको A नाम दे दूं, मैं इसको B नाम दे देता हूं, आप देखें ध्यान से, यहाँ अगर मैं देखूं तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। और अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो सिंपल सी बात है, ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में देखो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, इसने 2 बॉन्ड बनाए तो पॉजिटिव चार्ज आना सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो फ्लोरीन है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। सो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, बी इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ए। सो बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ए। सही है? अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास में हो गया रूल नंबर 1। जब तक आंसर रूल नंबर 1 से आ रहे हैं तब तक हम आंसर रूल नंबर 1 से करेंगे, एंड जब आंसर रूल नंबर 1 से नहीं आ रहे होंगे तो हम आंसर जो है रूल नंबर 2 से करेंगे। अब रूल नंबर 2 क्या कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ रूल नंबर 2। अब देखो रूल नंबर 2 क्या कहेगा। रूल नंबर 2 बहुत सिंपल है, आर एस हैविंग लेसर चार्ज। सही है? यानी कि ऐसी आर एस जिस पर बहुत कम चार्ज हो, या फिर वो हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो, आर एस हैविंग लेसर चार्ज या फिर न्यूट्रल। सही है? इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है कि अगर ऐसी आर एस है हमारे पास में, या फिर इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी ज़्यादा हो। ठीक है? और आर एस हैविंग लेसर चार्ज, न्यूट्रल, या फिर आई होप आपको यहाँ से दिख रहा होगा हायर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। मैं मिटा देता हूँ इसको, यही लिख देते हैं, हायर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो वो जो आर एस होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, इज मोर स्टेबल। सो इसके लिए बहुत सिंपल है, हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है 1,3 ब्यूटाडाइन, एंड 1,3 ब्यूटाडाइन का अगर मैं आर एस बनाता हूँ तो कुछ ये इस तरीके का आर एस आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये फर्स्ट रूल से भी हो सकता है, लेकिन हम इसको सेकंड रूल से भी कर सकते हैं। कैसे? तो देखो ध्यान से, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा है एंड इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कम है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो आप दूसरा आप फर्स्ट से भी कर सकते हो क्योंकि इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो ये ए हो जाएगा, ये आपके पास में बी हो जाएगा। एंड अगर हम आगे इसमें देखें तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? ए की स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू बी जो है वो ज़्यादा है। सिमिलर इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल जो है वो इसमें कंसिडर कर सकते हो, कुछ इस तरीके का। यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दो आप, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ। ये एक स्ट्रक्चर आपको गिवन है। इस स्ट्रक्चर का भी अगर आप आर एस ड्रॉ करते हैं तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी, ये पूरी की पूरी न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे ड्रॉ होगा? बहुत सिंपल। इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ मूव करेगा एंड ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। सो जो अगली स्ट्रक्चर आएगी वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आएगी। यहाँ डबल बॉन्ड हो रहेगा एंड यहाँ डबल आ जाएगा एंड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। सही है? एंड आपको ये दिख रहा होगा कि ये पूरा कॉन्जुगेशन कर जाएगा। तो मैं अगली जो स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली यहीं बना देता हूँ कि ये माइनस आगे जाएगा फिर ये आगे चला जाएगा। करेक्ट है? तो मैं डायरेक्टली यहाँ बना देता हूँ कि यहाँ एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ एक माइनस चार्ज आ जाएगा। सो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है आप बना सकते हो। अब अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो बहुत सिंपल सा है कि देखो इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बराबर है। ऑक्टेट की बात करें, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सही है? तो ऑक्टेट तो दोनों का ही कंप्लीट है। तो अगर दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर हम किस तरीके से देखेंगे? तो देखो ये आपके पास में न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और ये आपके पास में एक चार्ज स्ट्रक्चर है। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू चार्ज। सो आंसर इज ए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू बी। सही है? अच्छा, एक पॉइंट और आप हमेशा याद रखेंगे जो कि मैं आपको आगे क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा कि क्या ध्यान रखना है।
हम जब भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, जब भी उनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी में मतलब असाइन करते टाइम हम कभी भी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा जिसमें आप डेफिनेटली आरएस को स्टेबलाइज करने के लिए आप आरएस को स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस इफेक्ट ही लगा रहे होंगे, तो उसको नहीं लगाना है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। सो ये रूल नंबर 1 हो गया। ये रूल नंबर 2 बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। सो रूल नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, वो ध्यान से देखें। रूल नंबर 3 ये कहता है कि आर एस हैविंग नेगेटिव चार्ज on high electronegative atom is more stable। तो रूल नंबर 3 हमें ये बताता है कि अगर रूल नंबर 1 से आंसर नहीं आ रहा, रूल नंबर 2 से आंसर नहीं आ रहा, फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल CH2-, ये एग्जाम्पल हमारे पास में, तो इस एग्जाम्पल में आपको क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है एंड इसी का अगर मैं आरएस ड्रॉ करूं तो ये यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ मूव करेगा एंड जो अगली स्ट्रक्चर आएगी वो आपके पास O पे माइनस चार्ज एंड यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो मैं अगर इसको ए नाम दे देता हूँ, मैं इसको B नाम दे देता हूँ, तो बताओ किसका आंसर होगा, मतलब कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है कि हम इसको ऑक्टेट रूल से नहीं कर सकते, हम इसको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से नहीं कर सकते, दोनों ही चार्ज स्पीसीज है। सही है, तो रूल नंबर 1 से भी आंसर नहीं आ रहा, रूल नंबर 2 से भी आंसर नहीं आ रहा, तो हम रूल 3 अप्लाई करते हैं। तो रूल नंबर 3 हमें ये बताएगा कि ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि बी की स्टेबिलिटी ए के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। सो रूल नंबर 3 हमें ये एक्सप्लेन करेगा। तो रूल नंबर 3 हमें तब लगाना है जब रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 नहीं लगता हो। सही है, चलो अब हम आगे मूव करते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। रूल नंबर 4 ध्यान से देखेंगे क्या होता है। रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि आर एस हैविंग ऑपोजिट चार्जेस मस्ट बी, या आर एस हैविंग ऑपोजिट चार्जेस एडजेसेंट टू ईच अदर आर मोर स्टेबल। सही है, यानी कि अगर जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे के जितना ज़्यादा पास होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना ही वो लेस स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऐसा सा एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो, यहाँ डबल, यहाँ आपके पास में नाइट्रोजन है और यहाँ NH2 है। मैं अगर इसमें ध्यान से देखूँ तो इसका एक जो है मैं RS बना देता हूँ। एक RS कुछ इस तरीके का है, ये पाई बॉन्ड हम ब्रेक कर देते हैं, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा माइनस चार्ज, और एक इसका मैं RS कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, यहाँ NH2 डबल, इस पे प्लस, इस पे माइनस, और ये कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास में 2 RS हैं। इन दोनों RS में हमें ये बताना है कि कौन से ज़्यादा स्टेबल है। सो बहुत सिंपल है कि कौन से ज़्यादा स्टेबल है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये जितने ज़्यादा पास पास होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, जितने ज़्यादा दूर दूर होंगे उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। सो ए एंड बी में अगर हम बात करें, ए की स्टेबिलिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है, तो ये 4 रूल्स होते हैं। इसके अलावा एक और रूल है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या रूल है वो ध्यान से देखें। रूल नंबर 4 के बाद रूल नंबर 5 आता है, वो हमें ये बताएगा कि आर एस हैविंग हायर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। करेक्ट है। तो एक एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने नेफ्थलीन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। सो नेफ्थलीन की टोटल 3 RS हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, और मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बता देता हूँ।
चलो, तो ये हमारे पास में 3 RSS की जो है वो बन सकती है। अब इन हमें क्या करना है, इन तीनों को कंपेयर करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो देखो ध्यान से, अगर आप इसको देखो तो इसमें नंबर ऑफ बेंजीनेट स्ट्रक्चर बताओ कितनी है। इसमें नंबर ऑफ बेंजीनेट स्ट्रक्चर है टोटल 2, है ना, दोनों ही बेंजीनेट स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड में कोई भी बेंजीनेट स्ट्रक्चर नहीं है, सॉरी नॉट कोई भी, सेकंड वाली जो है, मतलब अगर आप बोल सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड में सिर्फ एक ही बेंजीनेट स्ट्रक्चर है, सही है। तो इन दोनों में एक एक बेंजीनेट स्ट्रक्चर और इसमें 2 बेंजीनेट स्ट्रक्चर। तो अगर हम नाम दें इनको A, फिर यहाँ B, फिर यहाँ C, सो आंसर इज C की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा और A और B की स्टेबिलिटी इक्वल हो जाएगी, करेक्ट है। तो आप इस तरीके से ये 5 रूल जो हैं वो यूज़ करके आप फाइनली क्या कर सकते हो, फाइनली RS की स्टेबिलिटी को असाइन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप जब इन रूल को फॉलो करें तो पहले हमेशा फर्स्ट रूल से जाएं, ये एक आपकी आदत बन जानी चाहिए। स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये हमेशा फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम कभी कभी कोई रूल लगा रहे हैं, उससे आंसर नहीं आएंगे, उससे आंसर आ भी जाएंगे स्टार्टिंग में, तो फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन आपको मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डेफिनेटली आपके आंसर जो है वो गलत हो जाएंगे, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल पाएगा, सही है। तो ट्राई करें, कोशिश करें, धीरे धीरे आप अपने आप स्पीड बढ़ा पाओगे और रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 5 तक ईजिली जो है वो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? सो आप इसको फटाफट से नोट करें, फिर हम एग्जाम्पल्स करते हैं और ये देखते हैं कि हम इन रूल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैंने आपको भी बताया था कि RS की स्टेबिलिटी को असाइन करते टाइम हम कभी भी रेजोनेंस का इफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, रेजोनेंस फिनोमेना को यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? सो इसको फटाफट से नोट करें, फिर हम आगे मूव करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और ये देखते हैं कि इन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, और इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हुए हम ये भी सीखेंगे कि कैसे रूल्स को अप्लाई करना है। और फिर आप इन सब को देखने के बाद खुद से भी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि रूल हमेशा आप 1 2 3 4 5 जो भी रूल्स हैं वो सब अप्लाई करके देखेंगे। क्लियर? चलो, सो फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक पूरा सेट है, करेक्ट है। इसके अंदर आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं इस तरीके से। आपको ये बताना है कि फर्स्ट सेकंड इस तरीके से, ठीक है। तो मैं नंबर लिख देता हूँ, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है और ये B है। आपको ये सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाले सेट के अंदर A ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर B ज़्यादा स्टेबल होगा। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, आराम से जितना भी आपने चीज़ें पढ़ी है उसको आराम से सोचें, फिर इसका आंसर ज़रूर करें। क्लियर? सो आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा इसको। देखें ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ आप इसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो मैक्सिमम लोग जो है इसका किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो, आपका आंसर आएगा B जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू A। आंसर आपका बिल्कुल सही है, बट एक्सप्लेनेशन आपका थोड़ा सा गलत हो सकता है। और अगर एक्सप्लेनेशन आपका सही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। देखो, आंसर तो B इज़ ग्रेटर देन A एकदम सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप इस आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो कुछ एक्सप्लेनेशन दोगे, वो एक्सप्लेनेशन इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। कैसे? देखो, एक्सप्लेनेशन आप कैसे दोगे कि सर देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज में यहाँ भी जा सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी जा सकता है, तो इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है। इसमें सर देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन B इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू A। अगर ये आपका एक्सप्लेनेशन है तो सरासर गलत एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपको अभी भी स्टार्टिंग में ही बताया था, RS की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए आप कभी भी रेजोनेंस का यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्जुगेशन का यूज़ नहीं करेंगे। हम जो आंसर देंगे वो इंडक्टिव से देंगे, इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगा वो इंडक्टिव से बनेगा। देखो, क्या इस पॉजिटिव के इस साइड भी आपको -I दिख रहा है, इस साइड भी आपको -I दिख रहा है, सही है क्या? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का -I इफेक्ट लगता है। वहीं अगर हम बात करें कि इस पॉजिटिव के इस साइड तो -I दिख रहा है, सर इस साइड +I दिख रहा है, सही है, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, इसीलिए B की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू A। और अगर आपने सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें लगाया तो भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है।
आंसर तो इसका ही आएगा बी इज ग्रेटर देन ए। अच्छा, जिन लोगों ने कि क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से आंसर दिए होंगे, उनका आंसर यहाँ आकर के एक्सप्लेनेशन गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर तो सही, आंसर की अगर आप बात करोगे तो भी सही नहीं होगा। आंसर आपका बी इज ग्रेटर देन ए होना चाहिए, इसका बी इज ग्रेटर देन ए होगा, बट ये आंसर तो गलत है, बी इज ग्रेटर देन ए नहीं हो सकता इसमें। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है, इस माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ दो दो माइनस आई लगे हुए हैं, जबकि इस माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ प्लस आई और यहाँ माइनस आई लगा है। सो इसका आंसर जो हो जाता है वो ए इज ग्रेटर देन बी हो जाता है। और जब आप क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से देना स्टार्ट कर देंगे तो आप इसका आंसर भी गलत लिख देंगे और इसका एक्सप्लेनेशन तो वैसे भी गलत है। इसीलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने के लिए, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर असाइन करने के लिए हम कभी भी क्या यूज़ नहीं करेंगे, हम रेजोनेंस को यूज़ नहीं करेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। चलो, तो ये कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हमारे पास में ये एक पूरा सेट है जिसमें आपको 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिकली आपको इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले ये चेक करना है, रूल नंबर 1 लगा करके इनकी स्टेबिलिटी निकालें। 30 सेकंड का टाइम है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप वो स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लो जिसमें रूल नंबर 1 से आंसर आ सकता है। तो आप देखो यहाँ पॉजिटिव, आप देखो यहाँ पॉजिटिव, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऑक्टेट इन दोनों का ही इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट अगर इन दोनों का ही कंप्लीट है तो मैं अगर ए, बी, सी और डी नाम अगर इनको देता हूँ तो ये क्लियर है कि ए और बी, सी और डी, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा आपको, दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिख जाना चाहिए था यार। चलो एक बार ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए, थोड़ा सा मैं यहाँ जगह ले लेता हूँ, ए, बी, सी और डी। अपने को इतना क्लियर है कि ए, बी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू सी, डी। सही है, तो मैं यहाँ एक साइन ऐसा लगा देता हूँ। अब सी और डी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा वो हम आगे देखेंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ए जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू कि ये न्यूट्रल है। ए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि ए तो न्यूट्रल है। आप इसमें लगाओ रूल नंबर 1, ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा रूल लगाओ, इसको इसके साथ बाकी के साथ कंपेयर करोगे तो दूसरे रूल से आंसर आ जाएगा। सो ए इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी। सही है, बहुत बढ़िया। अब सी और डी में अगर हम देखें तो देखो सर, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर आंसर कैसे करेंगे? अच्छा, फिर हम देखते हैं कि सर देखो इसमें रूल नंबर 2 लगाएंगे तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, रूल नंबर 2 भी नहीं लगा सकते। रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 में ये कहता है कि जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना चाहिए। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, इन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कोई रोल ही नहीं है। फिर अगर हम बात करें रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि जो डिस्टेंस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की वो कम होनी चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्लोजर होने चाहिए, और एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें जो लाइक चार्जेस होते हैं वो दूर होने चाहिए एक दूसरे से। तो इनमें डिस्टेंस का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फिर इसका आंसर कैसे करेंगे? ना तो रूल नंबर 1 से आ रहा है, ना रूल नंबर 2 से आ रहा है, ना रूल नंबर 3 से आ रहा है, ना रूल नंबर 4 से आ रहा है, ना ही रूल नंबर 5 से आ रहा है। 5 तो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स होती है, सही है, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। तो रूल्स तो कोई लग ही नहीं रहे सर, और रूल्स ही नहीं लग रहे तो फिर हमें एक नए रूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रूल्स उतने ही हैं, उन्हीं से आंसर निकलेगा। एक छोटा सा आपको ऑब्जर्वेशन इसमें देखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही है, क्या ऑब्जर्वेशन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन है वो कैसे हुआ होगा, इस वाले का इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन किस तरीके से हुआ होगा, तो इसका ये क्लियर है कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इसके रेस्पेक्ट में बनाने की कोशिश करूं तो ये हुआ होगा कि ये पाई बॉन्ड यहाँ से मूव करेगा क्या? देखो 2 तरीके के फ्लो हैं, एक सी बनाने के लिए, एक डी बनाने के लिए। सुनना ध्यान से, मैं सी बना रहा हूँ पहले,
सो फर्स्ट अगर मैं सी की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरीके से हुआ होगा कि ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, सही है। वहीं अगर मैं डी की बात करूं तो डी किस तरीके से बनेगा, तो देखो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। सोच के देखो, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा? पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं जबकि ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी लोन पेयर है, सही है। या तो ये हो सकता है कि लोन पेयर इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो करने की डायरेक्शन है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन की फ्लो करने की डायरेक्शन गलत है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, आपको गड़बड़ जरूर करवाएगी। तो देखें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप ध्यान रखेंगे बाकी दो के रेस्पेक्ट में इसकी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, और वो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर गलत स्ट्रक्चर है, इनवैलिड स्ट्रक्चर है, मोस्टली या बोल सकते हो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो आप लोग लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो करने की डायरेक्शन होती है, ठीक है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। मैं इधर आके लिख देता हूँ, थोड़ा सही से लिख दूंगा। तो देखो क्या लिखोगे आप लोग कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट। सो इस वजह से ये हाईली अनस्टेबल है। सो आंसर इज ए बी सी डी, सही है। ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ गलती जरूर करवाएगा। रूल्स नहीं मिलेंगे आपको, हर बार आंसर रूल से आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। खुद का दिमाग ऑब्जर्वेशन आपको आना चाहिए, दिमाग से ऑब्जर्वेशन लगाना आना चाहिए, सही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो जेईई के अंदर आते हैं, करेक्ट, आईटी के अंदर आते हैं, मेंस में नहीं आया हुआ, ये एडवांस का क्वेश्चन है। चलो अगला सेट हमारे पास में, ये थोड़ा सा कचरा हो रहा है बट कोई नहीं, हम कर सकते। इसका आंसर अभी हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी आंसर हम लिखेंगे वो यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं, सही है। चलो तो हमारे पास में ये 4 है, फिर से आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है, 30 सेकंड का गैप लें, आंसर लिखें आप लोग, फिर अगर आपका सही हो जाता है तो ज़रूर मैच करें, सही है। तो मेरे हिसाब से 30 सेकंड में आप लोगों ने कर लिया होगा इसको पोज करके। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास में 4 स्ट्रक्चर है, मैं इसको ए नाम देता हूँ, मैं इसको बी नाम देता हूँ, मैं इसको सी नाम देता हूँ, मैं इसको डी नाम देता हूँ। सो ए बी सी डी ये हमारे पास में 4 स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला रूल हमें ये कहेगा कि वो स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लो जहाँ ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। सो सिंपल सी बात है, वो इजी रहेगा हमारे लिए। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो हमें डी मिल गई कि डी का तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। और कोई है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट ना हो? सी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, डी और सी का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है वो देखने के लिए, तो देखो नाइट्रोजन टोटल जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, सही है। और अगर उस पर पॉजिटिव आ रहा है तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है, जबकि इसमें तो 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो इसके पास में ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, सही है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए थे, 2 है ना, तो यहाँ 4 हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, आप काउंट कर सकते हो। टोटल नाइट्रोजन ने कितने यूज़ करे हैं, 2 यूज़ करें, और 2 इसके पास में बच जाएंगे, तो 4 और 2 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट है। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बाकी इन दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। सो फर्स्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि सी और डी जो है वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। फिर अगर हम बात करें ए और बी की, ए और बी के अंदर आंसर क्या आएगा, तो ए और बी के अंदर अगर हम आंसर की बात करें, सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इसमें भी 2 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इसमें भी 2 है, सही है। ये भी चार्ज स्पीसीज है, ये भी चार्ज स्पीसीज है, तो उससे तो आंसर नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि नेगेटिव चार्ज जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना चाहिए, तो सिंपल सी बात हमें दिख रही है कि बी के ऊपर, बी में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि ए के अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो इसका हम यूज़ कर सकते हैं, और इसका यूज़ करके हम ये बोल सकते हैं कि बी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, करेक्ट है। बी के बाद में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट है ना, बी के बाद में फर्स्ट ही मिलेगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद में सी और डी की अगर हम बात करें, तो सी और डी में अगर हम देखें तो सी और डी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा वो हम लोग को देखना है। तो सी और डी में आप खुद बताओ कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो ऑक्टेट तो दोनों का ही इनकम्प्लीट है, और अगर ऑक्टेट दोनों का ही इनकम्प्लीट है
तो ये जो स्ट्रक्चर बनी होगी, अच्छा इसमें अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इसमें भी एक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इसमें भी एक है, फिर आप इसका आंसर किस तरीके से करेंगे? तो देखो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है जबकि इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी और यहाँ आ जाएगा सी। सो बी, सॉरी यहाँ क्या लिख दिया मैंने, बी ए डी सी आ जाएगा, सही है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी ए डी सी इसका करेक्ट आंसर है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, तो ये इसका आंसर है। अब देखो इसका आंसर हम लोग करते हैं। ये एक अगला सेट है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, कचरा नहीं हुआ ये, सही। चलो तो फिर से 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का टाइम लेकर के जल्दी से इसको सॉल्व करें और आंसर को मैच करें कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। सो मैं इसको नाम देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सही है क्या? हाँ, तो जल्दी से सॉल्व करें आप लोग, क्या आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखें ध्यान से, ए बी सी, सबसे पहले हम रूल नंबर 1 लगा करके उसको सल्टा देते हैं, जिसका ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है। तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा आपको, बी और सी का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जहाँ जहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्टेट इनकम्प्लीट के अकॉर्डिंग उसका आंसर सल्टा देंगे, सही है। तो आंसर आपको ये मिल जाएगा कि बी जो है वो, जो सी जो है उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये अनस्टेबल है। अब फिर आपको ये चेक करना है कि इनमें से दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा, वो हमें ये चेक करना है। सो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। सो रूल नंबर 1, इसका आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं। आंसर, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखो सबसे पहले तो ये क्लियर है कि ए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये है ना, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम बात करें बी और सी के अंदर, तो बी और सी में अगर हम ध्यान से देखें तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, आंसर नहीं आ रहा। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि चार्ज स्पीसीज मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें भी 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें भी 3 है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी बराबर है। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, सो सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा। रूल नंबर 3 हमें ये बोलता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज हाई इन पर है, सो आंसर इज बी इज ग्रेटर देन सी। सो इसका आंसर आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। मेरे हिसाब से आप सभी का भी यही आंसर आया होगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। ये एक और सेट है, इसमें देखें ध्यान से, इसका आंसर क्या आएगा। सो देखें आप लोग 30 सेकेंड यूज़ करके इसको सॉल्व करें, 30 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ ए बी एंड सी। बताओ किसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो ये तीनों ही चार्ज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको वो बी दिख रही है, क्योंकि बी में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल सा मीनिंग है कि कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। सो आंसर में अगर आप लिखोगे तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, बी आएगा। अब हम बात कर रहे हैं ए और सी के बारे में, तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, उसमें नेगेटिव चार्ज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, तो आंसर आ जाएगा सी ए बी। फिर हम बात करते हैं इन लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये किस तरीके से आएगा। तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। देखो सबसे पहले तो आप ये सेलेक्ट कर लो, यहाँ कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी। सो सिंपल सी बात है कि बी जो है वो हमेशा लास्ट में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सी और ए की, तो सी और ए में अगर हम देखें ध्यान से, सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पर है और एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, तो इसका भी आंसर सी ए बी आएगा क्या, सही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर मोर स्टेबल होगा एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर थोड़ा लेस स्टेबल होगा, सही है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है, तो आंसर इज
CAB इस तरीके से इन दोनों का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है उनके आंसर्स मैच हुए होंगे। आपने जैसा मैंने मेथड्स लगाए हैं वैसे ही आपने भी वैसे ही मेथड्स को यूज़ किया है, रूल्स को यूज़ किया है, एंड आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि किस तरीके से RS की स्टेबिलिटी को लिखा जाता है। क्लियर। एंड और भी आप प्रैक्टिस करें, हमेशा सर की बुक है उससे कर सकते हैं। आप चाहो तो SKM सर की बुक जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो भी आपको स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आपको जहाँ से भी स्टडी मटेरियल मिल जाता है, उससे आप RS की स्टेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि अपने दूसरे जो आपके दोस्त हैं वो भी RS की स्टेबिलिटी को अच्छे से सीख सकें। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी स्टूडेंट इन वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस चैनल को, उनको भी बोलें इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा जो रेगुलर वीडियोज़ हैं वो आपके लिए अपलोड कर सकें। क्लियर है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार जो वीडियोज़ का व्यू टाइम देखा जाता है या व्यूज़ देखे जाते हैं उसमें से मैक्सिमम 90% जो व्यूज़ होते हैं वो अनसब्सक्राइब्ड होते हैं, जो सब्सक्राइब्ड वाले हैं वो बहुत कम व्यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपका डाउट है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप से, वो डाउट रेगुलर पूछते हैं, उनको डाउट रेगुलर वापस एक्सप्लेन भी किए जाते हैं, उनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप वैसे अपने भी जो भी आपके डाउट्स होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप हमसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है। एंड आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि अगला जो टॉपिक आएगा जो कि रेजोनेंस इफेक्ट होगा। रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।